जो हमारे अभी भी ये रुझान है कि लोग जो कुछ नहीं करते वो टीचिंग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये कि फॉर द टाइमिंग पढ़ा लो, स्कूल में जॉब कर लो, हालांकि ये सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रोफेशन है। ये फैसला करना और इस फैसले पे अमल दरामद करना दो मुख्तलिफ चीज़ें। तो इज इट अ डिफिकल्ट डिसीजन फॉर यू? आपको लगा ये मैंने गलत फैसला कर दिया, मुश्किल हो गई मेरे लिए? उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि जो कोई सोच भी नहीं सकता था। बेचारी, अब इसका क्या होगा? अब इसका क्या होगा? ये जो अल्फाज थे ना, ये उस वक्त में दिल को बहुत बुरे तो लगते थे। कोई शख्स आता है जिसके कान कटे, कोई बच्चा आता है जिसका होंठ उसकी नाक से जुड़ा हुआ है, एक बच्चा आया जिसके गुर्दे ही नहीं बने हुए थे और जिंदगी मौत की कश्मकश में था। आप तो बुझ गई, लेकिन एक सबक मैं अपने सुनने देखने वालों को देना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद इंस्पिरेशन स्टेशन के एक और शानदार पॉडकास्ट में, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जिनकी कहानियां हौसला, हिम्मत और कामयाबी की अलामत है। आज हमारी मेहमान है समरीन खान, वो लड़की जिसने जिंदगी की राख से जन्म लिया और रोशनी की अलामत बन गई। 14 साल की उम्र में खौफनाक हादसा, पूरा जिस्म जल गया। 17 दिन जिंदगी और मौत की कश्मकश, और फिर 2 साल तक अपने कदमों पर खड़े होने और चलने की जंग। मगर वो रुकी नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि उसका सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ। उसके वालिद अक्सर कहा करते थे कि मेरी सीमी एक जंजू है और बड़े होकर इंसानियत की खिदमत करेगी। और आज वो हजारों लोगों के लिए उम्मीद की किरण। टेक्सटाइल छोड़कर दरस व तदरीस का रास्ता चुना और सिर्फ 3 माह में स्कूल प्रिंसिपल बनी, मगर ख्वाब इससे बड़े थे। गैरेज स्कूल, स्ट्रीट टू स्कूल और यूथ पार्लियामेंट जैसे मंसूबों का हिस्सा बनी और उनमें जान डाली। सन 2015 में ल्यूमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन LLCF को ज्वाइन किया, ताकि महदूद आमदनी वाले तलबा को बेहतरीन तालीम के मौके मैसर आ सके और वो एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ सके। उनकी खिदमत को सराहते हुए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा और रेडियो कराची ने मदर ऑफ द ईयर का खिताब दिया। आज वो एक मौलिमा, एक रहनुमा और हजारों लोगों के लिए रोशनी की अलामत है। ये सफर कैसा रहा? दर्द, कुर्बानी और कामयाबी की इस नाकाबिल यकीन दास्तान को खुद समरीन खान की जुबानी सुनते हैं। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समरीन। वालेकुम अस्सलाम अहसान। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। कुछ ऐसे अंदाज से आपने मुझे बयान किया है कि मेरी जो इल्म की शमा थी ना, वो यकीनी तौर पर इस कदर रोशन हो चुकी है कि दिल कर रहा है कि अब तक की जिंदगी के तमाम तर सफर आपके साथ डिस्कस। कोशिश तो मेरी यही रही कि मैं आपकी ज़िंदगी के तमाम तर जो भी आपकी अचीवमेंट्स रही हैं उनको कवर करूँ, लेकिन पॉडकास्ट में हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी ऑडियंस के साथ। और इस पॉडकास्ट का आगाज़ हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से आपने एक तरह से एक नया जन्म लिया। 14 साल की उम्र में जो आपके साथ सानिया पेश आया, तो उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए कि क्या हुआ था और क्या मामला हुए उस वक्त, और जब आपको अपनी होश में आई उस वक्त आपने क्या महसूस किया, क्या सोचा? अच्छा आसान, आपने कहा कि आगाज वहाँ से करते हैं जब एक हादसा पेश आया, लेकिन मैं कहूँगी कि आगाज वहीं से था जब आप एक इंसान के तौर पर जन्म लेते, क्योंकि हादसा आपको सबक सिखाते। लेकिन असल कहानी ये है कि जिस वक्त आप पैदा हुए, आपकी जिंदगी के लिए लिख दिया गया, फैसला हो गया कि आपकी जिंदगी में क्या होना है। तो मैं बहुत ही लकी बच्चा थी अपनी फैमिली का। समरीन खान उस वक्त समरीन नाजिश की सूरत में दुनिया में आई। जिस वक्त पैदा हुई तो 8 से 9 साल का वक्फा था खानदान में आने वाले बच्चे का। तो नाम रखते वक्त ही मेरे माशाल्लाह से पर्ची डाली गई। खानदान के कोई 20-22 लोगों ने अपने अपने हिस्से का फैसला किया कि ये नाम होना चाहिए, ये नाम होना चाहिए। तो मेरा नाम चुना गया
समरीन समरीन खान। समरीन खान। तो ये नाम समरीन नाजिश के तौर पर रखा गया। वालिद का नाम समीदाद खान था। दुरानी फैमिली से मेरा ताल्लुक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तालीम या पढ़ने लिखने का जो शौक था वो उस फैमिली में शुरू से था। इल्म तो हासिल करना है, रुकना ही नहीं है किसी सूरत में, और हर शख्स को अपना रास्ता बनाना है। तो आइए अब उस 14 साल पहले की जर्नी को स्किप करके जो आपका सवाल था उस पर आते। तो जनाब कोई 7वीं 8वीं जमात का वाक़या है ये, और मेरे घर में, मेरे नानी के घर में मेरे मामू की शादी की तकरीब ख़त्म हुई थी, जहाँ पे हादसाती तौर पर एक चूल्हा रखा रह गया था जिसमें पानी उबल रहा था। उस उबलते हुए पानी की जो नीचे चूल्हा था उसके शोले वो कुछ इस तरह से बाहर आ रहे थे कि मुझे मालूम नहीं था कि ये मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं अपने वालिद साहब के लिए खाना ट्रे में लगा के उनको देने जाना चाह रही थी। गोरचे खाने से बाहर ही डाइनिंग टेबल वगैरह का सिलसिला था, तो समझे कि 17-18 फुट के फासले पे होगा। शादी का घर, चीज़ें समेटने में लगे हुए सारे लोग, और उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और हुआ यूँ कि भाई वो जो शोले निकल रहे थे आग के, उससे मेरी फ्रॉक को पकड़ लिया। लॉन का फ्रॉक था, लेकिन बहुत ही बुरा हुआ यूँ कि मेरे जिस्म पे उस वक्त इंग्लिश प्रिकली हीट पाउडर और वो ऑइंटमेंट लगा था, क्योंकि गर्मी के दिन थे। जलती हुई आग ने बहुत तेज़ी के साथ मेरे जिस्म को पकड़ लिया। मैंने अपने कपड़ों को फाड़ने की खुद पहले कोशिश की, फिर मेरे वालिद साहब को मैंने चीख के आवाज़ दी, तो उन्होंने जब जितनी देर में आके मेरी आग बुझाई है, उतनी देर में मेरी छोटी खाला ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे शावर के नीचे खड़ा कर दिया। आग तो बुझ गई, लेकिन एक सबक मैं अपने सुनने देखने वालों को देना चाहती हूँ कि दिल और दिमाग को काबू में रखें। हादसात होते हैं, हादसात पे काबू रखना ना, उस वक्त आपका गैर हाजिर होने के बजाय हाजिर होना बड़ा ज़रूरी है। हादसात से काबू पाने की तरबियत लीजिए। मेरी एक खाला जो कि माशाल्लाह उस वक्त अपना माशाल्लाह ब्रेन सर्जन न्यूरोलॉजिस्ट बन रही थी, तो वो वहाँ मौजूद थी। उन्होंने वो कंबल शम्बल ढूंढा उतनी देर में तो हमारी आग बुझ चुकी थी। पानी ने आग तो बुझा दी, लेकिन उस केमिकल ने मेरी जिस्म को इस गंदे तरीके से जला दिया कि वो 97.4% डीप हो गया। और अस्पताल तक जाते जाते के सफर में मैं तो फिर दूसरी दुनिया की सैर को निकल चुकी थी। मैंने सिर्फ इतना देखा कि खुद को आईने में कि मैं बिल्कुल काली हो चुकी और शदीद गंदी गर्मी मुझे लग रही थी। वालदा से बस मैं यही शिकवा कर रही थी, अम्मी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और फिर आंखें बंद, और उसके बाद जब आँख खुली है, या आप यूँ कह सकते हैं जो सांस ली मैंने, तो 17वें दिन 16 रातें 17 दिन के बाद मैंने सांस ली। लेकिन इस दौरान मुझे पता लगा कि ये जंग कौन लड़ता रहा जो मेरी जिंदगी की जंग थी। डॉक्टर्स एक वक्त में हौसला हार चुके थे, लेकिन मेरी खाला, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब अता फरमाए, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट बन रही थी उस वक्त, उन्होंने कहा कि ब्रेन इज ऑन वर्किंग, दिल पे चिकनाई की एक आखिरी लेयर रह गई है, उससे हर हाल में हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर दिमाग काम करे तो ये सांस भी ले सकते हैं। तो वो उनका जो यकीन था ना, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अल्लाह ताला को भी शायद वो पसंद आ गई अदा। 16-17 दिन क्या हुआ मैं कैसे जान सकती हूँ, पर हाँ मेरे वालिद जिनके लिए मैं खाना गर्म कर रही थी और जिनके अल्फाज अभी आपने कोट किए कि इसको ज़िंदगी दूसरों की दुआओं से मिली है, अब ये दूसरों को सर्व करेगी। वो जो प्यार में कभी कभी सैमी कहते थे, समीदाद खान वो खुद थे, समरीन मैं थी, तो इसलिए सैमी कहलाती थी कभी कभी। तो ये सैमी साहिबा के जब कान में अब्बा ने कहा कि बच्चे लोगों ने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की है, और फैक्ट है मेरे स्कूल में मेरी नानी, खाला, मामू, चाचा, ताया, फुप्पियों के सबके घरों में दुआएं हुई हैं। लोगों की दुआ से समरीन खान जिंदा है। तो ये जो कहानी थी वो कुछ इस तरह से थी, लेकिन इसमें जो 2-2.5 साल का वक्फा आया, तो कुछ ये रही कहानी के मुझे उस वक्त मेरे मेंटोर बने डॉक्टर फैज़ मरहूम, फैज़ आम हॉस्पिटल, आपने गलबन नाम सुना होगा, देखा होगा, तारिक रोड पे मौजूद है। उस वक्त उनका हॉस्पिटल का आगाज हुआ था, और उन्होंने मुझसे मेरी तमाम तरह जो जख्म के सही होने के बाद ग्राफ्टिंग और जो आप जिसे कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी वाला प्रोसेस होता है, उसमें मेरी उन्होंने केयर की थी। मेरे हाथों की उंगलियां जुड़ चुकी थी, जाहिर है
जो यहाँ जो चीज़ें मेरी जुड़ गई थी उनको क्रॉस कट करके उनको दोबारा से ठीक किया गया था। ये हाथ वाथ सारे जो चीज़ें थी पाँव शाँव इनका ऑपरेशन हुआ और एक अमल शुरू हुआ कि स्किन की बेटरमेंट के लिए ग्राफ्टिंग की जाए। तो जो क्राफ्टिंग एंड ग्राफ्टिंग हो रही थी उसमें उन्होंने एक दिन मुझे एक बात कही कि लड़की अपने माँ बाप का पैसा क्यों खर्च करने पे लगी हो, तुम कोशिश करो कि इतना पढ़ लिख जाओ और जब बड़ी हो जाओगी अच्छा मेकअप इस्तेमाल करना। और लोगों को दरअसल वो ही लोग अच्छे लगते हैं जिनकी गुफ्तगू अच्छी हो। तो जो बातों का अमल है ना, ये जो गुफ्तगू है इसको खूबसूरत बनाने की उस वक्त से धुन सवार हो और पढ़ लिख कर वहां खड़ी हो जाओ कि लोग तुम्हारे पीछे हो, तुम बात करो तो 10 नहीं 10,000 सुन सके। बस फिर समरीन खान ने ठान ली, अब्बा की बात, डॉक्टर फैज की नसीहत, वो जो मेरा मेंटोर था ना उसका पूरा यकीन था कि मुझे अपनी आगे जिंदगी में कुछ करना है। उसी करने की जद्दोजहद में पढ़ाई शुरू की, दोबारा से मैट्रिकुलेशन भी किया, इंटर का एग्जाम दिया, कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया। तो टेक्सटाइल की जो आपने मुझसे बात की कि छोड़ के मैं दरसो तदरीस की तरफ आई, ये यहाँ से यहाँ तक का सफर। तो ये ओके है तो बहुत तकलीफ के बाद, लेकिन जो हमारे सामीन हैं, जो ऑडियंस है, वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यकीनन कहीं ना कहीं इस तरह के किसी हादसे से दो चार हुए होंगे। आपने 17 दिन आप रही मतलब कि मौत की कश्मकश में, और उसके बाद जब वापस आई आपने पूरा प्रोसेस बताया, डॉक्टर फैज ने बहुत सारी केयर किया उसका। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आप 2 साल आपने जो वक्त आपने सर्व किया अपने पैरों पर खड़े होने और चलने, हालांकि आप मतलब 14 साल की उम्र में आपके साथ वो तो यू आर ऑन ग्राउंड, आप चल फिर रही थी। बट मेरा जो रीबॉर्न का एक्चुअली वर्ड जो लोगों के सामने गए वो यही होता है कि जब हम अपने कदमों पर चलना शुरू करते हैं तब हम एक बाशऊर इंसान के तौर पर अपने आप को देखते हैं। तो वो लोग जो इस तरह की कहीं किसी मसले से गुजर रहे हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं उनको कि उस वक्त वो क्या चीज़ थी जिसने आपको हिम्मत दी, और अगर कोई कहीं इन सब चीज़ों को फेस कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रोडक्टिव और हेल्पफुल और कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट नहीं है, तो हम अपनी कल्चर अपनी सोसाइटी को देखते हुए आप कोई एडवाइस अगर करना चाहेंगे बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। कहते हैं ना कि बस आप लोगों में बह जाते हैं तो आप उस जो आपके जज्बात की जो राह में बहना होता है ना, उसमें आप कहीं आगे ही निकल जाते हैं। तो ये जो अपने पैरों पे खड़े होने की स्टोरी है, इसके पीछे हकीकत में बहुत बड़ी कहानी है। हुआ यूँ था कि जब ये सारा सिलसिला चल रहा था, हमारे डॉक्टर फैज साहब के पास मेरे सेशंस चल रहे थे, तो उसी में उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि भाई बड़ी पढ़ी लिखी लड़की हो तुम और बड़ी चैटर बॉक्स हो, शुरू से सुनने में आया है, तो अब तुम्हारी ये बातें कहाँ गुम हो गई हैं? क्योंकि जाहिर बात है उस तमाम तर हादसे के बाद मुझे तो चुप लग गई, मैं साइलेंट हो गई थी फॉर द टाइम बीइंग। क्योंकि लोग जब मुझे देखने आते थे तो मेरा जो दिमाग काम कर रहा है, मेरे जो कान सुन रहे हैं, आंखें धोके नहीं प्रॉपर देख पाती थी, लेकिन ये सुनती थी, कान ये सुन रहे होते थे भाई कि भाई बेचारी, अब इसका क्या होगा, अब इसका क्या होगा। ये जो अल्फाज थे ना, ये उस वक्त मेरे दिल को बहुत बुरे तो लगते थे, पर मेरी खाला आके कहती थी किसी के साथ कोई हादसा पेश नहीं आया है ना, इसलिए उसको पता कुछ नहीं है। असल में लोग स्ट्रॉन्ग नहीं, उन्हें पता कुछ नहीं कि तुम मेरी समझेंगे कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कि कहीं मेरी खाला और डॉक्टर फैज की आपस में डिस्कशन हुई होगी, तो एक दिन उन्होंने मुझसे क्या कहा कि भाई आ जाओ मेरे जरा क्लिनिक पे, यहाँ पे मेरे पास एक दिन गुजारो, सुबह 9 बजे आओगी और 4 बजे जाओगी। तुम लिखना पढ़ना जानती हो? तो बिल्कुल लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती, क्यों नहीं लिख सकती। तो बड़ी मुश्किल से लेकिन सही पेन पकड़ा, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि लिख सकती हो। उन्होंने मेरी एक्सरसाइज कराई, मेरे दिमाग को राजी करवाया कि तुम कर सकती हो, करो। फिर उस दिन हमने बैठ के जनाब उस क्लिनिक में ये देखा कि कोई शख्स आता है जिसके कान कटे हुए, कोई बच्चा आता है जिसका होंठ उसकी नाक से जुड़ा हुआ है, एक बच्चा आया जिसके गुर्दे ही नहीं बने हुए थे और जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। मतलब डॉक्टर फैज क्योंकि एक स्पेशलिस्ट थे, तो उनके पास जो लोग उस दिन आए वो ऐसे लोग थे जो किसी न किसी वजह से किसी एक अजूर से अपने महरूम हो चुके।
उनकी बॉडी इनकम्प्लीट बॉडी थी। और जब शाम के 4 बजे मैंने रिपोर्टिंग करी कि ये पेशेंट ये उम्र की 6 साल का भी था, 6 माह का भी था, 16 साल का भी था, 60 साल के भी थे। और जब उनकी स्टोरीज को मैंने उस दिन लिखा, यानी कि जब उनकी हिस्ट्री ली, तो पता लगा कि उनकी जिंदगियां किस कदर मुश्किल है। वो एक जिस्म के अपने पार्ट के बगैर भी जिंदा है, और खास तौर पर वो 60 साल का शख्स जिसने अपनी जिंदगी के 60 साल गुजार दिए एक हाथ के बगैर। वो अपने पैरों से काम करता था, वो अपने हाथ और पैर की मदद से। फिर जब एक ऐसा लड़का मैंने देखा जिसके दोनों पैर ही नहीं थे, लेकिन वो अपने आप को लेके चल रहा था, हैप्पी, ही वाज वेरी हैप्पी। और वो चाय सर्व करने आया, वहां तो जैसे कुछ बदल ही गया, जैसे जादू सा हो गया कि भाई मतलब ये चल नहीं सकता, चाय लेके आ गया। अंकल के हाथ एक नहीं है, फिर भी वो पेंटिंग कर रहे थे, वो स्ट्रक्चर्स बना रहे थे, से बाहर निकाल दिया। उस तमाम अमल ने मुझे ऐसे करके यूं खींच के बाहर किया, और शायद इसमें अल्लाह की रजा या मेरे बड़ों की दुआएं थी। तो ये जो टाइम था कि लोग दुनिया में बगैर किसी एक बॉडी पार्ट के भी जिंदा है और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब ने 4 बजे के बाद मुझसे कहा, क्यों भाई समरीन साहिबा, मैडम, अल्लाह ने दोनों आंखें दी है, दिखाई दे रहा है, दोनों कान दिए हैं, सुनाई दे रहा है, दोनों हाथ दिए हैं, लिख पा रही हो, अपने पैरों पे चल के आई हो, अरे तुम्हें और क्या चाहिए लाइफ से? That's change everything। बहुत खूबसूरत बात है, और यही मैं ऑडियंस के साथ चाह रहा था कि शेयर करें, क्योंकि हम किसी खास लम्हे के इंतजार में रहते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने ऑलरेडी हमें बेशुमार दौलत से नवाजा इन टर्म्स ऑफ द हेल्थ, जो सारे ऑर्गन्स है बॉडी। तो यकीनन वो लोग जो भी इस दुनिया से गुजर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी सीख होगी इसमें। अच्छा ऑडियंस, अभी हम लोग पॉडकास्ट से पहले समझाई इनसे मेरी रहनुमाई करती है बहुत सारे मामला में, और बहुत सारे जो मामला हैं वो मैं से बखूबी बाखबर हूँ। तो जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ, इस पर जैसा कि आपने मुझे बताया, मैं ऑडियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि वो इस पूरे फ्लो का हिस्सा रहे कि आपने 14 साल की उम्र में आपके साथ ये साना हुआ, फिर 2 साल आपने फिजिकली और मेंटली स्टेबल होने के लिए लगाए, और उसके बाद फिर देन यू स्टार्टेड योर एजुकेशन एंड देन यू कंप्लीटेड योर BSc इन टेक्सटाइल, राइट? अब टेक्सटाइल आज से कुछ 10-15 साल पुरानी बात होगी, शायद में मोर देन दैट, 20 years back टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज एट दैट टाइम वाज अ वेरी लिक्विडेटिव इंडस्ट्री। और जो हमारे अभी भी ये रुझान है कि लोग जो कुछ नहीं करते वो टीचिंग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये कि आप फॉर द टाइम बिंग पढ़ा लो, स्कूल में जॉब कर लो, हालांकि ये सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रोफेशन है, लेकिन आपने उस वक्त ये डिसीजन लिया कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मूव ऑन करके शिफ्ट करके आप दरसो बदरी से टीचिंग की तरफ आएंगी, विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट एंड अ वेरी काइंड ऑफ अ यूनिक डिसीजन। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसा फैसला क्यों किया, ऐसा क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में, क्या इवेंट आया, या आपने ऐसा जो थॉट प्रोसेस था आपका दैट यू टेक दैट डिसीजन और एंड यू मूव टू दैट टीचिंग प्रोफेशन? जनाब, ये जो आपने भी कहा कि 2 साल की जंग, जद्दोजहद, अपने पैरों पे खड़ा होना, हमारे तो नॉर्मली कहा जाता है जब आप रोज़गार कमाने लगते हैं कि अपने पैरों पे खड़े हो गए, लेकिन मैं अपने हादसे के बाद क्योंकि ऐसी हो गई थी, वो तमाम मसाइल थे, लोगों की बातें, नफसियाती तौर पर भी बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कि भाई आपसे लोग जो है वो खुशी नहीं है, आपसे मुतमईन ही नहीं है, आपके लिए ये वो बातें कर रहे हैं। तो जो ये वो बातें थी ना, उनसे बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी था। तो जिस दिन वो बात हुई डॉक्टर फैज़ की कि भाई अपने माँ बाप का पैसा ज़ाया नहीं करना है, पढ़ो लिखो, वहाँ खड़ी हो कि लोग तुम्हें सुने, क्योंकि शक्लो सूरत इम्पॉर्टेंट नहीं है, असल इम्पॉर्टेंस है आपकी नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो भाई हमने फिर अपनी पढ़ाई को पकड़ा, मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, इंटरमीडिएट किया कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स से, जहाँ मुझे मज़ा आया टेक्सटाइल में। तो राना लियाकत अली खान कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स में बहुत सारी फील्ड्स हैं, वहाँ पे एक हमारा सब्जेक्ट और है, वो सब्जेक्ट है फैमिली रिलेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जो फैमिली रिलेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है, उसके अंदर बच्चों के बारे में बताया जाता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए नर्सरी स्कूल्स बनवाए जाते हैं। तो इस वक्त कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स में जो नर्सरी स्कूल मौजूद है
वो उसकी जो कहते हैं ना कि हमें हमें खुशी और फख्र है, वो हमारे बैच के हाथों से बना है। तो हम लोगों ने वो स्कूल की पूरी वहाँ बुनियाद रखी। अच्छा, अब हुआ क्या हुआ, ये जनाब के ग्रेजुएशन से मतलब 3rd ईयर के जो एग्जाम्स हो रहे होते हैं उसमें आपको एक ब्रेक या गैप मिलता है। उसमें मुझे मौका मिला, मेरी एक भाभी हैं, उनके मैके वालों का स्कूल था जो कि मॉन्टेसरी स्कूल था, वो वहाँ जाने का। तो उन्होंने मुझसे कहा जरा तुम बच्चों के साथ थोड़ा टाइम अच्छा गुजार लेती हो तो आ जाओ। अच्छा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब अपना मैट्रिक पास कर लिया तो एक और मुझे वहाँ पे फख्र और सादत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया। बड़े गंदे मार्क्स के साथ 9 क्लास मार्क्स की मैंने पास कर दी, लेकिन उसको भी सेलिब्रेट किया फैमिली ने, क्योंकि वो मेरी उस दूसरी जिंदगी की पहली अचीवमेंट थी। लेकिन जब मैंने देखा सब लोग इतना ज्यादा खुश है सिर्फ 47 मार्क्स आने पे, तो समरीन खान कुछ तो करना पड़ेगा ढंग वाला। तो फिर ढंग वाला ये किया कि मैट्रिक का एग्जाम पास किया 74%। वो फिर गवर्नमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ अपना मैट्रिक बोर्ड है, मुझे कोई स्पेशल सर्टिफिकेट भी उस पर मिला था, बड़े अब्बा खुश होते थे। उसी बेस पे मुझे कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला मिल गया। अब ये जो फैमिली रिलेशन चाइल्ड डेवलपमेंट वाला सब्जेक्ट पढ़ा, फिर 3rd ईयर में स्कूल जाने का मौका मिला मुझे मॉन्टेसरी। तो वहाँ मैं बच्चों के साथ खेल कूद कर रही थी, थोड़ी सी राइटिंग शाइटिंग करा देती थी। तो अभी तो जाहिर बात है टीनेज टाइम में तो आपको इतना आप प्रोफेशनल नहीं होते, आप परफेक्ट भी नहीं होते। एक मदर ने आके कहीं मुझसे क्या पूछा कि वो आप इनकी टीचर हो, इनको मुझे ये बताओ कि नहीं ये इंग्लिश में ना प्रॉब्लम कर रहे हैं, लाइन में नहीं लिखता, तो मैं इसे कैसे ग्रास रूट लेटर लिखवाऊं। अब मैं परेशान कि भाई ये ग्रास रूट लेटर क्या, कैसे, ये क्या मतलब हुआ इसका। टीचर के पास जाके मैंने भाभी से पूछा, मैंने भाभी मुझे एक बात बताए कि ये मदर आई थी कहती ग्रास रूट लेटर। अरे भाई 4 लाइन्स पे काम कराते ना, तो जो हम सेंटर में कराते हैं वो ग्रास होता है, जो नीचे कराते हैं वो रूट्स होते हैं, जो ऊपर जाता है उनका स्काई होता होगा। कहती हाँ ऐसे ही होता है। तो वाह, एजुकेशन क्या सिखाती है या क्या बताती है। तो मुझे वहाँ पे मेरी एक और अचीवमेंट मिली। स्कूल वाले कहने लगे कि जब भी दिल चाहे ना तो टीचिंग की तरफ आने का, हमारा स्कूल ज्वाइन कर लेना। अब हम तो अपने उसमें गुरूर में, नहीं जी हम टेक्सटाइल करेंगे, क्योंकि हमें फैशन डिजाइनिंग का शौक है, कलर सेंस था, फैब्रिक से दिलचस्पी थी, नए नए कपड़े बनाना, उनकी कॉम्बिनेशंस बनाना, ये बड़ा मेरे अंदर बड़ा शौक था। तो मैंने सोचा भाई टेक्सटाइल पढ़ेंगे। अब ये सारी बात तो हो गई, टेक्सटाइल पढ़ेंगे, लिहाजा BSc टेक्सटाइल कर लिया, ग्रेजुएट हो गए होम इकोनॉमिक्स के हम, और BSc टेक्सटाइल हमारा हो गया। लेकिन जो टर्न आउट है वो आया उस वक्त कि जब मुझे वहाँ मामा मॉन्टेसरी में दोबारा जाने का मौका मिला, और मैंने वहाँ पे एक साउथ अफ्रीकन टीचर को देखा कि जिसका स्टाइल जो था ना वो शी वॉज वेरी क्रिएटिव, उसे बहुत कुछ बना के रखा हुआ था, लेकिन वो डिलीवर करने में नाकाम थी। और मुझे उन्होंने आगे किया कि शी कैन नॉट स्पीक उर्दू, तो तुमने ये करना है कि थोड़ा आधा घंटा टाइम देना है। भाभी का स्कूल था, लिहाजा हम पहुंच गए। हम आधे घंटे की जगह 1 घंटा गुजार के आ गए। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं भाई नहीं, पढ़ाई तालीम इतना खूबसूरत, इतना बड़ा गुलदस्ता है ना कि इसको भरने के लिए, इसको बनाने के लिए आपका वो क्रिएटिव होना जरूरी है। अब एजुकेशन का E भी जानना है, D भी जानना है, U भी जानना है। तो वो था मेरी लाइफ का टर्न आउट कि जो मैंने कहा कि हम तो लोगों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। हमारे अब्बा ने कहा था मेरी बेटी खिदमत करेगी, तो टेक्सटाइल में खिदमत नहीं हो सकती, एजुकेशन में हो सकती। तो ये था वो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का, जहाँ आपने मेंटली ये डिसीजन लिया कि आप इस तरफ स्विच करेंगी एजुकेशन की तरफ, और ये फैसला करना और इस फैसले पे अमल दरामद करना दो मुख्तलिफ चीज़ें। तो इज़ इट अ डिफ़िकल्ट डिसीजन फॉर यू? आपको लगा ये मैंने गलत फैसला कर लिया, ये मुश्किल हो गई मेरे लिए बहुत, मैं तो मेरा इंटरेस्ट तो फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ था, एंड अगेन एक लिक्विडेटिव इंडस्ट्री थी जिसको आपने छोड़ा और इस तरफ आ गई। देखिए मज़े की बात बताऊँ, एक्सक्यूज मी, मुझे मेरे घर वालों ने ना, मेरे दादा दादी नहीं थे, लेकिन मेरे ताया, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरे जितने भी लोग थे बड़े, उन्होंने एक चीज़ सिखाई है कि एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। मुझे मेरे मेंटोर डॉक्टर ने कहा एजुकेशन इज़ गुड फॉर यू। तो जब मेरे दिमाग में ये बातें थी ना, तो मैं बहुत फोकस भी थी। अब जो मेरी फोकस ये थी कि मुझे टेक्सटाइल में
बेशक कपड़ा बुनना, कपड़े को तरतीब देना और फिर वो सब कुछ करना आएगा, लेकिन कभी भी लाइफ में पैसे को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी। लिहाजा जब पैसे को फर्स्ट प्रायोरिटी आप नहीं देते, वो आपकी प्रायोरिटी नहीं होता क्योंकि आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही होती हैं, तो आप फिर क्या सोच रहे होते, फिर आप ग्रोथ माइंड में होते हैं, काबिलियत की तरफ। एग्जैक्टली। फिर आप खुद ब खुद सफल हो जाते हैं और मुझे कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं हुई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मज़े की बात यह है कि मैं इस तमाम अर्से में अपनी नानी के घर शिफ्ट हो चुकी थी। वहाँ वो जो एरिया के लोग थे उनके साथ एक प्रॉब्लम थी, वो थी इंग्लिश लैंग्वेज की। तो मैंने देखा या उन लोगों ने ये जज किया कि भाई मैं इंग्लिश में बहुत बेहतर हूँ, मेरी कमांड है इंग्लिश लैंग्वेज में, ग्रामर श्रामर अच्छा सा करा लेती हूँ। तो साइंस वाइंस जो इंग्लिश में होता था ना, वहाँ पे पड़ोसियों ने आके पूछना शुरू कर दिया। अच्छा। थोड़ा सा हमारे बच्चों को सिखा दो, थोड़ा बता दो। मैट्रिक के बाद ही इंटर की स्टूडेंट्स को मैंने इंग्लिश पढ़ाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे और आपका जो है वो फोकस हो जाता है। तभी नहीं सोचा था ना एजुकेशन का, लेकिन इस वक्त फिर मैंने कहा यार ये इतने बच्चे इतने मुख्तलिफ स्कूलों में जाते हैं, टीचर ने साइंस में ये कैसे लिख दिया, और टीचर ये क्यों कह रही है कि साइंस जो है, ये जो मैंने क्वेश्चन का आंसर लिखा है तुम्हें वही करना है। अरे वो उसका अपना दिमाग भी तो उसको इस्तेमाल करने दो। इस वक्त भी बल्कि ये है बहुत सारा रुझान बिल्कुल ऐसे। लेकिन देखिए हमारा स्कूलिंग सिस्टम ट्रिनिटी में बहुत डिफरेंट था, हम कॉलेज ऑफ गवर्नमेंट फार्मेसी में बहुत डिफरेंट था उस वक्त, कि आपको क्रिएटिव होना है, आपको अपने दिमाग से काम करना है, ये लिखे हुए पे नहीं जाना है, खाली बॉक्स से बाहर आना है। बॉक्स, जस्ट कम आउट फ्रॉम द बॉक्स। आउट ऑफ बॉक्स सोचोगे, आउट ऑफ बॉक्स करोगे तो कुछ अच्छा कर पाओगे ना। तो बस वो आउट ऑफ बॉक्स क्योंकि हमारे बड़ों ने सिखाया हुआ था, इसलिए हम भी आ गए इस पे। अच्छा, ये आपने एक पूरा प्रोसेस बताया और फिर जैसे कि आप डेल्विन हो गई और जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज थे बच्चों की एजुकेशन को लेके, आपने उस वक्त इंटरेस्ट भी जाहिर किया, बल्कि साथ साथ उसको रेक्टिफाई भी करना शुरू किया। और जैसा कि आपने अभी पॉडकास्ट से पहले हमारी कई बार गुफ्तगू हुई, आपने बताया कि सिर्फ 3 माह के अंदर आप जो स्कूल प्रिंसिपल बन गई, जो कि ऑडियंस सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ लोग कई कई साल स्कूल में जॉब करते हैं और प्रिंसिपल के इस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचने के लिए मेहनत भी करते होंगे यकीनन, या शायद वो कहीं सोचते होंगे वो डिजर्विंग है और वो नहीं पहुंच पाते होंगे। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू? और इस शॉर्ट, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी शॉर्ट टेन्योर, तो इस दौरान में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या रहा आपके लिए? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, मज़े की बात यह है ट्रू टू बी वेरी फ्रैंक, वाकई मुझे लोग जो है खाइफ थे जब मुझे ऑफर की गई। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब मैंने 3rd ईयर में स्कूल को ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे उसी वक्त ऑफर कर दी थी। दोबारा मैं गई थी, भाभी के साथ ही जाना होता था। फिर भाभी ने कहा देखो समरीन, एजुकेशन की तरफ आओ, और एजुकेशन में तुमने ग्रेजुएशन तो नहीं किया, लेकिन मैं मशवरा देती हूँ कि तुम मॉन्टेसरी डिप्लोमा कर लो, AMI ज्वाइन कर। तो मैंने कहा ये तो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी, मुझे पता लगेगा कि छोटे बच्चे को पढ़ाना कैसे होता है। AMI के बताइएगा, अच्छा, एब्रिविएशन क्या है? ये जो है AMI है एसोसिएशन ऑफ मॉन्टेसरी इंटरनेशनल, जिसका काम होता है मॉन्टेसरी ट्रेन टीचर्स बनाना या डायरेक्ट्रेसेस बनाना। बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में कि मॉन्टेसरी टीचर होता है वो पर्सन या पर्सनालिटी जो प्री स्कूलिंग का एक सिस्टम लेके चलता है। प्री स्कूल यानी कि स्कूल से पहले की जो टाइम पीरियड है 2-2.5 साल से लेकर और 5-6 साल की उम्र तक के बच्चे का जो सफ़र है स्कूल लाने का, उस सफ़र को आसान बनाना, उसकी डेवलपमेंट्स पे काम करना, उसकी ऑब्जर्वेंट माइंड पे काम करना, उसकी कॉग्निटिव्स पे काम करना, उसका एक सिस्टम मॉन्टेसरी सिस्टम भी है। डॉक्टर मारिया ने जिसे यहाँ पे ओवरऑल द वर्ल्ड इंट्रोड्यूस कराया, इटालियन लेडी शी वॉज, और उनका जो ये सिस्टम है वो पाकिस्तान में भी एज AMI मौजूद है। तो अब वो वहाँ से जो मैंने मॉन्टेसरी का डिप्लोमा किया, 1 साल की जगह 14 महीने, मतलब 12 महीने की जगह 14 महीने हो गए जनाब, पढ़ाई जा रहे। लेकिन अच्छी बात क्या हो गई, ग्रेजुएशन तो कर ही चुके थे, स्कूल की फील्ड में आ ही गए थे, और 3 माह में जो ये HM बनने का सफ़र था, तो जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद स्कूल ज्वाइन किया, एज ए हेल्पर किया, कॉपी मेकिंग करती थी। 17-18 बच्चे थे। वो जो नाइजीरियन टीचर थी वो साउथ अफ्रीकन टीचर थी। हर स्टाइल वॉज
ऐसे कहती थी, हाउ डियर यू टॉक लाइक दैट, कि एक बच्चे को तुम बोल रही हो यू ह्यूमन, आई एम गोना किल यू, आई एम अ टीचर और अ वॉरियर। अभी भाई जंगजू हो क्या, साउथ अफ्रीका से आई हो तो? अफ्रीका में क्या सारे जंगजू होते, टीचर नहीं होता कोई? देन आई स्टार्ट डिस्कसिंग द किड्स। मैंने बच्चों को उर्दू पढ़ाना शुरू किया, इस्लामियात पढ़ाना शुरू किया, एथिक्स पढ़ाना शुरू किया, स्पोर्ट्स लेके चलती थी। और जब उनके पेरेंट्स आते थे तो उनके साथ डीलिंग मेरी अच्छी होती थी, क्योंकि मैं मॉन्टेसरी कोर्स कर रही थी। वहाँ मुझे सिखाया जा रहा था कि किस तरह स्कूल बच्चे को डील करना है, किस तरह उसके वालिदैन को डील करना है। तो आपको एकदम रूट से पता लग गया कि बीज डालने का अमल जो था उसे अपने हाथ से किया था, और उसका जो पौधा निकल रहा है उसको आप खुद देख रहे हो। बस मैंने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन शुरू की। उनको जो हमारी जो वहाँ पे मामा मॉन्टेसरी के जो हेड्स थे वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते थे कि अरे ये लड़की तो कुछ ज़्यादा ही जो है वो अच्छे तरीके से अपना बना लेती है। अपने बनाने की सलाहियत शायद शुरू से थी मेरे बड़ों की। ये बहुत बड़ी, मुझे कहते हैं कि ये कहते हैं ना इनाम है मेरे लिए कि उन्होंने मुझे मिल्टन कर दिया था। मुझ में मिल्टन है, मैं पॉजिटिव रहती हूँ, मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, मुझे गुस्सा सिर्फ अपने बच्चों पे आता है। तो फिर ये है कि पॉजिटिविटी के इस अमल में ना मैंने लोगों को भी उनकी परेशानियों से निकालना शुरू कर दिया। लोग इतना क्लोज हो गए मुझसे कि वो अपनी फैमिली प्रॉब्लम डिस्कस करने लगे। अब एज मॉन्टेसरी स्टूडेंट मैं तो सीख ही रही थी कि बच्चों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ले भाई, वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि ये तो समरीन जो है वो बड़ा अच्छा डील कर रही है, दे ऑफर्ड मी द ऑफिस। कह रहे नहीं 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 नहीं, तुम क्लास छोड़ो, तुम यहाँ बैठो। मैंने कहा मुझे तो बच्चों के साथ मजा आता है। कहा नहीं ठीक है, अच्छा तुम 1 घंटा क्लास करो, बच्चों के साथ 1 घंटा टाइम गुजारो। मैंने कहा 2 घंटे गुजारूंगी। तो 5 घंटे के स्कूल में 2 घंटा बच्चों के साथ और 3 घंटा ऑफिस में गुजारती थी। दिस इज हाउ आई बिकम अ मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस एज वेल एज HM ऑफ स्कूल। अच्छा, ये आपका बहुत ही दिलचस्प एक्सपीरियंस है जो आई डोंट नो कि अभी टीचर्स इसी तरह एंजॉय करती होंगी क्लासरूम को, ये नहीं, बट दिस इज अमेजिंग। और इससे आपका इंटरेस्ट नज़र आता है एजुकेशन के अंदर। कुछ ऐसे नाम हैं जो हमारी ऑडियंस मेजॉरिटी ऑफ देम आई एम प्रीटी श्योर के दे आर नॉट अवेयर ऑफ, लाइक गैराज स्कूल, यूथ पार्लियामेंट और स्ट्रीट टू स्कूल। इन प्रोजेक्ट्स में भी आपने अपनी शमूलियत रखी और अपना किरदार अदा किया। यहाँ कैसे आप इस तरफ, क्या आपका किरदार रहा, कैसे क्या इन्वॉल्वमेंट रही, और इन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट से इन प्रोजेक्ट्स को क्या फ़ायदा हुआ या कह लें तकलीफ मिली? जी अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव होते ना तो फिर वही वाइब्स होती हैं, वही ऑरा बनता है, वैसे ही लोग मिलते चले जाते हैं। तो मुझे इत्तेफाक से किसी शादी की तकरीब में बात करते हुए देखते हुए यूथ पार्लियामेंट के एक मेंबर थे और अभी इस वक्त वो एनर्जी रिसोर्स से मुतालिक है, नईम कुरैशी साहब और रक़ैया भाभी। बड़ा मेरे लिए ऑनर की बात है कि उन्होंने मुझे किसी तकरीब में देख के कहा कि लड़की हमारे साथ काम क्यों नहीं करती हो। यूथ पार्लियामेंट असल में नौजवानों की एक ऐसी जमात है जो कि जैसे असम्बली है हमारी, कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली इस तरह का, या हमदर्द नौनिहाल असम्बली, एक पूरा सिस्टम जनरेट कराती है जिसमें बताते हैं कि भाई आपके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं। तो यूथ पार्लियामेंट को रिजवान चलाते हैं और शायद हो सकता है अब तक वो मुझे भूल भी चुके हों, लेकिन उनके साथ उनके प्रोजेक्ट किया गया जिसपे जो था चमकता दमकता कराची। जी। चमकता दमकता कराची को रेडियो पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था। मतलब कराची में बेटरमेंट पे हम काम करेंगे, कराची को ओन करेंगे, तो उसको मैंने लीड किया। और उसको लीड करने के लिए एक हमने किया वुमेन डे, एक हमने किया एनवायरनमेंट डे। तो जब हमने एनवायरनमेंट डे किया तो उसमें बहुत सारे स्कूल्स को इन्वाइट किया। और देखिए, हर इंसान को ना एक चीज़ ज़रूर चाहिए थी लाइफ पर, वो थी एप्रिसिएशन। मैं भी तो सारे उन्हीं लोगों में थी ना कि जो एक वक्त था वो कीड़े मकोड़ों की तरह बिस्तर पे पड़ी थी, सुन रही थी, हर्ट हो रही थी, लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी का भी तो कोई चिराग बन के रोशन हुआ ना। जब मेरे मेंटोर्स थे, उन्होंने जब मुझे बकअप किया, मुझे खड़ा किया, खड़ा करने में मदद की, तो फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करूं जो चमक नहीं रहे। कोयले की कान में से तो हीरा निकलता है ना भाई, तो जो कोयले की कान थी उससे हीरा निकालने का काम क्यों ना करें।
थोड़े से हाथ काले ही होंगे ना, जी आपको भी किसी ने हीरा बनाया है। तो भाई अब ये कहानी हुई कि यूथ पार्लियामेंट की तरफ गए, जो कि मैंने आपको बताया कि नौजवानों की जमात है पार्लियामेंट, यानी कि वो वहाँ पे बहुत रोज ही मुनफरिद इदारा है पाकिस्तान जी पे। एग्जैक्टली, और माशाल्लाह अब दोबारा वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बट वाइटल लेवल पे कर रहे हैं। तो साथ ही आपने जिक्र किया गैराज स्कूल का। मेरी ताज़त बहन की दोस्त थी डिफेंस में, जो हमारे सारे ड्राइवर्स हजरात रहते हैं और उनके बच्चे थे, आपको पता है घरों के पीछे ही जो है वो उनका सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं। तो उनके अपने क्वार्टर में वो बहुत से ऐसे बच्चे ही होते हैं उनके जो पढ़ नहीं रहे होते। इधर हम मॉन्टेसरी जो डिप्लोमा कर रहे थे अपना जनाब, उसमें हमने देखा कि एजुकेशन का मतलब है एक बड़े कैनवस पे बहुत सारे रंग भरना, इतनी डेप्थ है उसकी, उसपे इतने शेड्स एंड टोन्स हैं, कलर्स हैं कि वो भरते रहो खत्म ही नहीं होते दे रहे। तो ये जो क्रिएटिविटी ऑफ माइंड मेरा था ना वो, और प्लस ये जो सोशल एक्टिविटीज होना, यानी अब्बा का जुमला, लोगों की खिदमत करेगी, लाइफ इज टू सेव एंड सर्व, मतलब ये जुमला तो ऐसे करते हैं लगता है मेरे साथ ना सेकंड लाइफ में बिल्टन हो गया। लाइफ इज टू सेव एंड सर्व को हमने फोकस करते हुए ताया से कहा बाबा वो अपी का जो स्कूल है मुझे वहाँ जाना है। अब्बा ने कहा अच्छा ठीक है चलो आओ चलते हैं। हम लोग तफरीहन सिर्फ देखने गए, वहाँ पढ़ते हुए बच्चों को देख के अंदाजा हुआ कि इनको भी तो हमारे वक्त की ज़रूरत है ना। जिंदगी तो कहते हैं ना कि पे बैक टाइम भी तो होता है ना जिंदगी का। आप कुछ कमा रहे हो तो उसमें से कुछ निकालना है, मतलब थोड़ी सी ज़कात अदा करनी है अपने माल से, सदका देना है जान का, और जिहाद फिल कल्म भी है और जिहाद फिल अल्म भी है। तो जो जिहाद फिल कल्म है वो भी तो करना है। क्रेडिट जाता है नानी को मेरी यहाँ पे। तो नानी की ये जुमले वुमले, ताया की बातें, अब्बा का मुझे पुश करना, मैंने फैसला कर लिया कि जी मैं गैराज स्कूल का हिस्सा बनूंगी। ड्राइवर हजरात के बच्चे आते थे वहाँ पे, 1 घंटा हम उन्हें देते थे और उस 1 घंटा हम उनको बेसिक रीडिंग राइटिंग सिखाते थे। उर्दू इंग्लिश बेसिक्स पे काम करते थे। और इतना कि जो बच्चा जिस उम्र का है ना उसको उतना पढ़ाओ कि वो कम से कम 2 और 3 में चला जाए। वो फिर फोकस होना और कोई चीज़ ठान ले तो वो तो दुर्रानी छोड़ते नहीं है ना, ठान लेते तो करते हैं। वही मेरे शायद खून के अंदर से उबल के आया। मेरे पास ये 7 बच्चे, मुझे इनको वहाँ ले खड़ा करना है हर हाल में। बस उसके लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। गैराज स्कूल की कहानी यूँ बनी। यूथ पार्लियामेंट के साथ ही स्ट्रीट टू स्कूल पे आ रही हूँ मैं। ये असल में यूथ पार्लियामेंट का एक प्रोग्राम हो रहा था जहाँ पे कुछ यंगस्टर्स जमा थे, और वो यंगस्टर्स थे गालिबन शायद हमारे जो काका भवानी का इलाका है वहाँ पे उनकी सबकी रिहाइश थी, मेमन कम्युनिटी से रिलेटेड थे। वो बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में उठते थे, हिम्मत करते थे कि वो कुछ बोल सकें, फिर वो बैठ जाते थे। फिर वो हिम्मत करते थे कुछ बोले, बताएं, अपना प्रोजेक्ट दें, फिर वो बैठ जाते। मेरा तो दिमाग का अरे बेटा क्या हो गया, नौजवान हो तुम, खड़े हो यार, किस बात का डर और खौफ है, हिम्मत का मुजाहरा करो, कुछ अच्छा करना चाहते हो तो भाई फिर डरो नहीं। मैंने रिजवान साहब को उसी वक्त मुखातिब किया, खुतबा शुजात आई हुई थी, वो मैंने कहा खुतबा आपा ये बच्चे कुछ कहना चाहते हैं। बस एक जुमला था, फिर तो उनके अंदर से जो कुछ था वो बाहर आया कि हम अपने इलाके में मुफ्त तालीम करना चाहते हैं, हम अपने इलाके के लोगों को पढ़ाना चाहते हैं। जज्बे से भरपूर है हमारे वैसे नौजवान। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। और उनका जो इलाका था ना, जब आप उस वक्त जाके देखें, अभी भी शायद आप देखें तो मुझे जगह का नाम याद नहीं रहता, गालिबन शायद हुसैनाबाद या वो जो शरफाबाद वगैरह के एरियाज हैं वो है कोई वो। तो वहाँ पे एक मैदान होता था, उस मैदान में हमने खड़ी करी दीवारें, टिन की शीट्स, फिर लोगों को जोड़ा, आए लोग, और वहाँ पे मैंने उन बच्चों से कहा यार तुम लोग टेंशन ही ना लो ना, समरीन बाजी हैं तुम्हारे साथ। वो दिन और आज का दिन, हमारे प्यारे हसन गौरी, उससे पहले 2 भाई होते थे, जुड़वा हुजैफा और दूसरे का नाम मैं भूल गई हूँ, सॉरी अगर तुम मुझे देख रहे हो तो मैं बाहर तुम्हें याद रखे हुए हूँ अभी तक। लेकिन बाकी हमारे बहुत सारे बच्चे जो कि अपनी पढ़ाई के टाइम पे साथ थे, घर घर जाके लोगों को समझाया सिखाया। गुटका कम्युनिटी थी वो भी, वहाँ से उनको कहा खुदा के लिए इस गुटके को एक तरफ करो, अपने कामों में से बच्चों के लिए थोड़ा सा वक्त निकालो। खवातीन को बताया, घरों में बैठ के खवातीन को पढ़ाते थे और वहाँ बच्चों को बुला के मैदान में। माशाल्लाह उन बच्चों ने भी 4-5 साल का सफ़र बड़ी मेहनत के साथ करके आज उनको भी एक स्कूल जो है वो 2 स्कूल बल्कि कर दिए पक्के मकान में। तो ये था आगाज़ और ये था स्ट्रीट टू स्कूल का।
सारा सिलसिला।